अगर लाना चाहते हो तो ऐसा वक्त लेकर के आओ कि जो आज तुम्हें ताना मारते हैं वो कल तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। इंडिया ने ऑस्कर्स जीत लिए हैं, 2 ट्रॉफीज हमारे घर आई हैं, लेकिन क्या आपको इन ट्रॉफीज के पीछे की कहानी मालूम है? क्या आपको मालूम है कि नाटू नाटू गाना जिन्होंने कोरियोग्राफ किया वो एक समय में सुसाइड करना चाहते थे? क्या आपको मालूम है कि जिन्होंने नाटू नाटू गाना कंपोज किया वो 1.5 साल तक अपने परिवार से दूर सन्यासी बन के रहे? क्या आपको मालूम है कि दी एलिफेंट विस्परर्स की जो प्रोड्यूसर हैं उनकी माताजी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था? क्या आप जानते हैं दी एलिफेंट विस्परर्स की जो डायरेक्टर हैं वो 5 साल तक जंगलों में रहे? आइए आज बात करते हैं लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, 5 ऐसी कहानियों की जो हम इंडियंस के लिए इंस्पिरेशनल हैं, लाइफ में काफी कुछ सिखाती हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन रॉक स्टार्स के जीवन की कहानियों की। सबसे पहली कहानी है प्रेम रक्षित जी की। नाटू नाटू गाने के कोरियोग्राफर हैं। इस हुक स्टेप को बनाने के लिए इन्होंने 110 मूव्स तैयार किए। इनके पिता एक समय में हीरे के व्यापारी थे, लेकिन फैमिली में डिस्प्यूट हुआ और 1993 में इनका परिवार गरीब हो गया। परिवार इतना गरीब हो चुका था कि पिताजी फिल्मों में डांस असिस्टेंट का काम करने लगे। प्रेम रक्षित जो थे वो टेलर की दुकान में काम करने लगे। एक दिन गरीबी से तंग आए और उन्होंने सोचा कि सुसाइड करता हूं, जीवन खत्म करता हूं। चेन्नई के मरीना बीच ये जीवन खत्म करने के लिए चले गए। वहां जाकर के इन्हें लगा था कि आत्महत्या कर लूंगा तो डांस फेडरेशन के लोग मेरे परिवार को 50,000 का कॉम्पनसेशन देंगे और परिवार में थोड़ा पैसा आ जाएगा। लेकिन सुसाइड करने से पहले इन्हें ख्याल आया कि जिस साइकिल से घर से इस बीच तक आए हैं वो उधार किए। अगर उन्होंने सुसाइड किया तो साइकिल वाला घर वालों को पैसे के लिए परेशान करेगा और दिक्कत होगी, तो इन्होंने सोचा कि मैं साइकिल घर रखने के लिए वापस जाता हूं। अब ऊपर वाले की इच्छा समझिए, प्रभु की कृपा समझिए। ये जैसे ही घर पहुंचे साइकिल रखने के लिए इनके पिताजी का कॉल आया और उन्होंने कहा तुम्हें एक फिल्म में डांस एक्स्ट्रा का काम मिल गया है। काम मिलते ही प्रेम रक्षित ने सुसाइड का ख्याल छोड़ दिया और उसके बाद फिर ये अपना काम आगे करते गए। राजा मौली साहब ने एक गाना देखा विद्यार्थी मूवी में, जो कि इन्होंने कोरियोग्राफ किया था, और राजा मौली इतने खुश हुए कि उन्होंने मालूम करवाया कि बंदा कौन है। प्रेम रक्षित से पूछा उन्होंने, जब उन्हें मालूम चला कि प्रेम रक्षित है, उनसे पूछा कि क्या आप मेरे बच्चों को डांस सिखा सकते हैं। इसके बाद राजा मौली साहब ने इनको छत्रपति नाम की फिल्म में कोरियोग्राफर का काम दिया। उसी मूवी से जूनियर NTR स्टार बने थे और उसी मूवी से प्रेम रक्षित को पहचान मिली और नाटू नाटू गाने में जैसा डायरेक्टर साहब ने डायरेक्ट किया था, डायरेक्शंस दिए थे, उसी तरीके का गाना उन्होंने कोरियोग्राफ किया और आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस गाने के हुक स्टेप्स पर डांस कर रही है। दूसरी कहानी है MM किरवानी साहब की, जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं। बाहुबली के जो दोनों पार्ट थे, दोनों का म्यूजिक उन्होंने दिया और उसके बाद राजा मौली साहब ने जब RRR बनाई तो अपने फेवरेट कंपोजर को काम दिया और उन्होंने ऐसे गाने कंपोज किए हैं कि धूम मचा रहे हैं। उसमें से एक नाटू नाटू ऑस्कर जीत चुका है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं जो आपको बड़े पसंद होंगे, उनका भी म्यूजिक MM किरवानी साहब ने ही दिया है। जैसे कि तू मिले दिल खिले, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जादू है नशाए, ये गाने भी MM किरवानी साहब ने ही कंपोज किए। MM किरवानी म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ सिंगर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। इनके जीवन में म्यूजिक की जर्नी 4 साल की उम्र से शुरू होती है, जब इन्होंने वायलिन जो है प्ले करना शुरू किया था और बीच में एक टाइम ऐसा है कि जमा जमाया नाम छोड़ करके इन्होंने MM क्रीम नाम से भी काम किया था। दरअसल हुआ यह था कि इनकी वाइफ जो थी वो गर्भवती थी। तब इनके गुरुजी ने इन्हें बताया कि आपके जीवन में असमय मृत्यु का खतरा है और ये खतरा तभी टल सकता है जब आप पूरे 1.5 साल तक फैमिली से दूर रहें, सन्यासी का जीवन जिए। किरवानी ने गुरुजी का आदेश मान लिया और MM किरवानी साहब गुरुजी के कहने पर नाम बदल करके काम करने लगे। तमिल मूवीज में इन्होंने मरा कादमनी नाम से म्यूजिक दिया। ये ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ को बहुत मानते हैं और लोग कहते हैं कि ये मुहूर्त देख करके समारोह में जाते हैं। इन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी मूवीज के लिए म्यूजिक कंपोज किया। 3 डेकेड्स की इनकी जर्नी रही है जिसमें इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 150 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है और दुनिया भर में इनको पहचान दिलवाई है। RRR मूवी ने, इनके गाने ने ऑस्कर जीत लिया है। तीसरी कहानी है नाटू नाटू गाने को लिखने वाले लिरिसिस्ट कनु कुंतला सुभाष चंद्र बोस की। जब ये नाटू नाटू गाना लिखा जाना था तो फिल्म के डायरेक्टर R राजमौली ने फिल्म के कंपोजर M किरवानी से कहा कि एक ऐसा सॉन्ग बनाइए जिस पर लोग झूम उठें, जिसमें गीत हो, संगीत हो, उत्साह हो, लोगों को बांध के रखे
और इस गाने में दो डांसर्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, इस तरीके की फील होनी चाहिए। और जब ये सारी ब्रीफ मिली तो किरवानी साहब ने इस वक्त के जो उनके फेवरेट तेलुगु फिल्म लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस, उनको सिलेक्ट किया। और चंद्र बोस ने जो गाना लिखा नाटू नाटू, जिसका मतलब होता है नाचना, जिसे बॉलीवुड में जब हिंदी वर्जन लाया गया तो नाचो नाचो टाइटल दिया गया, इस गाने ने ऑस्कर जीत लिया, कमाल कर दिया। इस गाने को बनने में पूरे 19 महीने लगे। चंद्र बोस ने पिक्चर के लिए 20 गाने लिखे थे, उन 20 में से नाटू नाटू को फाइनल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत वाला काम था। गाने का 90% जो पार्ट था वो आधे दिन में तैयार हो गया, लेकिन बाकी का 10% जो इसका पार्ट था उसे तैयार करने में 19 महीने का समय लग गया। चंद्र बोस ने 850 फिल्मों में 3600 के आसपास गाने लिखे हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के वारंगल के चालागारिया गांव में एक नॉर्मल सी फैमिली में हुआ। इनके फादर प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और सुभाष चंद्र बोस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जब ये पैदा हुए कनु कुंतल, तो कनु कुंतल सुभाष चंद्र बोस इनका नाम रख दिया गया। गांव से हाई स्कूल करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन इनको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, इसलिए दूरदर्शन से जुड़े, वहाँ सक्सेस नहीं मिली तो इन्हें समझ में आ गया कि गाना इनके बस की बात नहीं है, इसलिए इन्होंने लिखना शुरू किया और तब से अब तक 3600 से ज्यादा गाने लिख चुके हैं। ये तो बात हो गई RRR के नाटू नाटू गाने की, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे ऑस्कर अवार्ड की जो कि इंडिया ने जीता है, द एलिफेंट विस्परर्स के लिए। ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला, इसे बनाने वाली जो प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोंगा, उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने स्पेशली बहुत काम किया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स, मसान, जुबान, पगलेट, बहुत सारी मूवीज हैं। गुनीत मोंगा की जो फैमिली थी वो एक दुनिया के लिए परफेक्ट फैमिली थी बाहर से, लेकिन घर के दरवाजों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। फैमिली के बीच में डिस्प्यूट था, इनकी माँ को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब एक बार इनके पिता के भाइयों ने और उनकी फैमिली ने इनकी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। इस हादसे से गुनीत के पिता इतना डर गए कि वो गुनीत को लेकर के वो घर छोड़ करके आ गए, पुलिस में शिकायत की। गुनीत मोंगा ने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी माँ का सपना था कि ग्राउंड फ्लोर पर एक 3 बेडरूम का घर हो और वो ये सपना पूरा करना चाहती थी, अपने माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती थी। 16 की एज में उन्होंने स्कूल और अपने काम को बैलेंस करते हुए सड़कों पर पनीर तक बेचने का काम किया। PVR में अनाउंसर बनी, डीजे और एंकर की नौकरी की। एंकर की नौकरी के साथ साथ वो कोऑर्डिनेटर का काम कर रही थी, फिर जल्दी वो प्रोडक्शन मैनेजर बन गई। जो भी पैसे कमा रही थी उसे बचा रही थी ताकि फैमिली के सपने को पूरा करें। सारे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने घर भी खरीद लिया, बुक भी कर दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। लाइफ फिर से उन्हें पीछे की तरफ ले गई। गुनीत के माँ के सपनों का घर तो तैयार था जो उन्होंने सोचा था, लेकिन रहने वाला उसमें कोई नहीं था। गुनीत मोंगा कहती है, मैंने अपना बैग पैक किया, घर बेचा, डबल एनर्जी के साथ में मैं मुंबई आ गई और यहाँ आकर के काम करती चली गई। मेरा सपना जो था डायरेक्टर का सपना बन गया। एक ऐसा टाइम आया कि पूरे दिन काम करती थी, सिर्फ 4 घंटे सोती थी। हर फिल्म को एक चैलेंज की तरह लिया और आज आप देखिए कि उनकी जो मेहनत रही, जो स्ट्रगल रहा, वो उन्हें ऑस्कर अवार्ड्स तक पहुंचा चुका है। गुनीत मोंगा जो कि द एलिफेंट विस्परर्स की प्रोड्यूसर हैं, उन्हें 2019 में भी ऑस्कर मिल चुका है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस और ये उनका दूसरा ऑस्कर है। तो उनके लिए तो बहुत ही कमाल की, प्राउड की बात है, पूरे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। लेकिन अब बात करते हैं स्पेशल मोमेंट उनकी लाइफ में है जिनके लिए पहला ऑस्कर है, वो हैं द एलिफेंट विस्परर्स। इस शॉर्ट फिल्म की डायरेक्टर नाम है उनका कार्तिकी गोंजाल्विस। इस शॉर्ट फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एलिफेंट विस्परर्स ने जिस हाथी के बच्चे को मशहूर किया है, उन्हें देखने के लिए इस वक्त बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। इस हाथी और इसकी फैमिली की कहानी दुनिया तक पहुंचाने वाली कार्तिकी गोंजाल्विस, जिन्होंने कि इस पिक्चर को डायरेक्ट किया। पहले इसकी कहानी की बात करते हैं। इसमें बमन और बेली की स्टोरी को दिखाया गया है। वो एक रघु नाम के बेबी एलिफेंट की परवरिश करते हैं, उसके साथ रहते हैं। द एलिफेंट विस्परर्स एक एनिमल सेंसिटिव शॉर्ट फिल्म है और इसमें दिखाया गया है कि जानवरों को लेकर के हमें कितना संवेदनशील होना चाहिए, कितना सेंसिटिव होने की जरूरत है। डायरेक्टर जो है कार्तिकी गोंजाल्विस, उन्होंने 5 साल तक बमन और बेली की लाइफ को बहुत करीब से देखा। बेबी एलिफेंट रघु के साथ में बहुत सारे मोमेंट्स बिताए जो कि सारे कैप्चर किए और शॉट्स कैप्चर करने के लिए उसे कोकोनट मिक्सचर खिलाया जाता था जिसे खा करके वो खुशी से झूम उठता था। ये सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे। 450 घंटे के फुटेज जो है कैप्चर हुए। कार्तिकी कहती हैं कि उनकी आधी लाइफ जो है जंगल में बीती है। 18 महीने की उम्र से उनका जंगल में आना जाना लगा रहा। वो कहती हैं कि मेरा बचपन घुड़सवारी, नदी के किनारे बीता। मेरी माँ भी नेचुरल हिस्ट्री और कल्चरल फोटोग्राफी में रही हैं, तो मैं जंगल को लेकर के शुरू से ही एनिमल बिहेवियर को लेकर के काफ़ी मेरे पास में इंफॉर्मेशन थी और मैंने अपना लाइफ का बहुत सारा समय
समय उजाड़ जगहों में ही बिताया है। तो जहां उन्होंने जीवन का बहुत सारा हिस्सा जिया, उसी की कहानी को लेकर के आई और दुनिया के सामने जब उन्होंने वो कहानी पेश की तो उस कहानी ने द एलिफेंट विस्परर्स ने जीत लिया ऑस्कर अवार्ड। ये जो मैंने कहानियां आपको सुनाई हैं, सारी सच्ची कहानियां हैं। ये हमें सिखाती हैं कि लाइफ में अगर हम स्ट्रगल करते रहें, अगर हम मेहनत करते रहें, अपने रास्ते पर चलते रहें तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंजिल जो होती है वो रास्ते का दूसरा छोर होती है। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।